जो टिकट्स की तकसीम है इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। क्या एज एक्सपेक्टेड टिकट्स का ऐलान किया गया? एक सीट को फिलहाल कंसिडर नहीं भी किया गया, खासतौर पे रावलपिंडी में जो सरवर साहब वाली सीट थी, गुलाम सरवर वाली, उसके ऊपर अभी आई बिलीव ऐलान नहीं हुआ। बड़ी अहम सीट है और कुछ जगहों पे ऐलान हुआ लेकिन लोगों की तवक्कुआत के कुछ बरक्स हुआ। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या एनालिसिस है आपका इस तकसीम के ऊपर? ठीक है ये जी, ये पीएमएलएन ने तकरीबन 2 दिन पहले ये ऐलान किया है और इसके अंदर हम अगर थोड़ा डिटेल में जाएं तो हमें ये कॉम्बिनेशन नजर आता है। बेसिकली इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जब कामयाब हुई थी उस वक्त कई एमएनएज ने इनका साथ दिया था। फिर इसी तरह पंजाब में जब हमजा शहबाज की गवर्नमेंट आई थी उस वक्त कई एमपीएज ने इनका साथ दिया था, तो उनमें से भी काफी लोगों को एडजस्ट किया गया है। और अगर जिनको एडजस्ट नहीं किया गया अभी वो हल्के ओपन हैं, उन्हें होल्ड किया हुआ है, यानी कि उन पर आज और कल तक मुशावरत जारी रहेगी। जिस तरह आपने रावलपिंडी की बात की, इसी तरह फैसलाबाद से तलाल चौधरी और नवाब शेर वसीर की टिकट का अभी तक फैसला नहीं हो सका। लाहौर की जो अहम तरीन टिकट हैं वो सामने नहीं आई, तो इसलिए लग रहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदर अभी भी बातचीत का सिलसिला जारी है और कई ऐसे हलके हैं कि जिनके ऊपर वो मुशावरत कर रहे हैं कि वहां पर कौन सा कैंडिडेट लाया जाए। बिल्कुल इसी तरह जंग से फैसल साले हयात कुछ दिन पहले ही मुस्लिम लीग नून में आए हैं और वो टिकट्स ले चुके हैं। राजा रियाज साहब को भी टिकट मिल चुकी है, तो इसलिए लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने कारकुनों या अपने पुराने रहनुमाओं के साथ साथ नए आने वालों को भी इसमें शामिल किया है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि उनका मुकाबला इस वक्त खासा मुश्किल और सख्त है, इसलिए वो अपने बेहतरीन उम्मीदवारों को मैदान में उतारे। ठीक हो गया। दूसरी जानिब माजिद साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बेहतरीन उम्मीदवारों को मैदान में उतारे, लेकिन कैंडिडेट्स के हवाले से ऐलान तो हुए। अब जो इलेक्शन कैंपेन के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, हम बार बार कई अरसे से इस हवाले से बात भी कर रहे हैं कि जो इलेक्शन से पहले की एक कैंपेन होती है या गहमा गहमी होती है वो अनफॉर्चुनेटली इन इलेक्शंस में हमें नज़र नहीं आई। और ये जो अब 17 जनवरी से या 15 जनवरी से ऑनवर्ड्स जो इलेक्शन कैंपेन का ऐलान किया गया है जिसमें 60 के करीब जलसे भी कहा है, आपको लगता है कि इलेक्शन से इतना कम टाइम पहले इस तरह की कैंपेन और अब मैदान में उतरना ये पॉजिटिव एक चीज़ है या ये उनको कुछ इस चीज़ का ड्रॉबैक हो सकता है मुस्लिम लीग नून को? जी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का जो मौकफ था वो ये था कि ये टिकट एलोकेशन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है और जब हम वो कर लेंगे, हल्कों के अंदर पूरी सेटिंग एडजस्टमेंट बना लेंगे, अपने व्हील्स पर तरतीब दे लेंगे, तो फिर उसके बाद हम इलेक्शन में जाएंगे। सो अब ये जो पूरा एक प्लान है, ये जो 60 जलसों का जिक्र किया जा रहा है, इसमें से तकरीबन 10 से 15 ऐसे जलसे हैं जिसमें मियां नवाज शरीफ जाएंगे और वो मुख्तलिफ अहम मुकामात पर होंगे और वो उन बड़े जलसों से खिताब करेंगे। तो मुस्लिम लीग नून ने ये बात दुरुस्त है कि खासी लेट वो इलेक्शन कैंपेन के अंदर दाखिल हो रहे हैं और शायद इसका उन्हें नुकसान भी हो, क्योंकि इलेक्शन का मोमेंटम बनाना बहुत जरूरी होता है जब अपोजिशन में आपके सामने एक मजबूत हरीफ मौजूद हो। सो इसलिए ये ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स और टिकट्स की एलोकेशन और इससे ज्यादा अहम चीज अवामी राब्ता होता है। और पीडीएम की 16 माह की हुकूमत के अंदर अवाम ने इन्हें खासा पसंद नहीं किया। महंगाई का मसला है, कीमतों का मसला है, बेरोजगारी है, अब लोड शेडिंग भी दोबारा से वापस आ रही है। तो ये वो सारी चीजें जिनकी वजह से अवाम से कनेक्टिविटी जो है वो ज्यादा करनी चाहिए थी। अच्छा माजिद साहब, एक बात इसमें बड़ी दिलचस्प है, क्लियर तो आप कर दीजिए तो ज्यादा बेहतर है। वो ये कि जैसे इस्तेहकाम पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट है तो कोई कुदरती इत्तफाकी इत्तेहाद तो ये है नहीं, हमें मालूम है। मतलब अगर तो ये इत्तेहाद इससे पहले अमल में आता तो अलग बात थी। अब जिन खास तौर पे अगर मैं मिसाल के तौर पे गुलाम सरवर साहब का जिक्र करूं, लेट्स सपोज अगर उनको टिकट दे दिया है, उनके साथ सीट एडजस्टमेंट की जाती है जैसे अलीम खान साहब के साथ किया गया है या जहांगीर तरीन साहब के साथ किया गया, तो ये तो एलाइज तो रहे नहीं है कहीं पे ये, और ना ही ये उन लोगों में शामिल है जिन्होंने पीडीएम गवर्नमेंट के अंदर कोई हिस्सा लिया या वोट किया हो पीडीएम गवर्नमेंट के लिए। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं पीएमएलएन को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। हालांकि तगड़े हल्के हैं, पिंडी में तो चौधरी निसार साहब लड़ रहे हैं जो कि सबसे देरीना कारकुनों में शामिल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तो ये फैसले जो एडजस्टमेंट सीट्स होंगी इसके बाद कहीं हर्ट तो नहीं करेंगे खासतौर पर वोट बैंक को, और खुदा ना खास्ता ऐसा भी हो जाए कि नून लीग को मुश्किल वक्त देखना पड़ जाए इन सीट्स के ऊपर एडजस्टमेंट्स की सूरत में? जी बिल्कुल, ये बड़ा एक सीरियस क्वेश्चन है और मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा मीटिंग्स में ये कहते भी हैं कि हमें
सीट एडजस्टमेंट की कीमत अदा करनी पड़ सकती है, क्योंकि हमारे सामने गुज़िश्ता साल पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस मौजूद हैं जिसमें 25 उम्मीदवारों ने हमजा शहबाज शरीफ को वोट दिया, लेकिन जब उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर टिकट दे के भेजा गया तो वहां पर 16 ऐसी नशिस्तें थी जहां पे पीटीआई जीत गई। तो इसलिए ये एक थ्रेट बिल्कुल मौजूद है, लेकिन इस थ्रेट का एनालिसिस करें और इस्तेहकाम पाकिस्तान की जो एक पैकेज डील है उसको सामने रखें तो लगता है कि मुस्लिम लीग नून उस पैकेज डील को ज्यादा तरजीह देगी। उसकी वजह यह कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इलेक्टेबल्स का एक ग्रुप है, उनका कोई नजरियाती वोट तो नहीं है। दूसरा ये कि उनकी सिफारिशात भी बहुत मजबूत हैं, तो उन सिफारिशात को नजरअंदाज करना भी मुस्लिम लीग नून के लिए मेरा ख्याल है मुश्किल होता जा रहा है, और जहां से उनकी सिफारिश आ रही है तो उस सिफारिश को टालना मेरा ख्याल है मुश्किल होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तहरीक इंसाफ क्या इतना बड़ा थ्रेट रह गई है अब? आई मीन कि सारी स्ट्रैटेजी तहरीक इंसाफ को जहन में रख के बनाई जाए, ग्राउंड तो तकरीबन ऐसे लगता है कि खाली है, कोई जलसा वो नहीं कर पा रहे, कोई टेलीथॉन नहीं उनकी हो रही, उसके बावजूद इतना बड़ा थ्रेट है आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ पीएमएलएन के लिए, जब उसकी लीडरशिप भी वापस आ गई है, टिकट्स की तकसीम भी वो कर चुके हैं, आई मीन दे आर कंफर्टेबली प्लेइंग इन द ग्राउंड? जी मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ को खामोश खतरे के तौर पर डील किया जा रहा है। उसकी वजह यह कि आज तक होने वाले जितने भी इलेक्शंस के पैमाने हैं, जितने भी बाई इलेक्शंस हैं, उसमें इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। उसके बाद से हमारे पास ऐसा कोई पैमाना नहीं आया कि जिसपे ये गेज किया जा सके कि तहरीक इंसाफ जो है वो कमजोर हो चुकी है या हलकों से निकल चुकी है। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ का खामोश खतरा है वो ये है कि इन केस चूंकि वो सारे लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और पूरे पाकिस्तान में आवाम तक खबरें पहुंच रही हैं, तो क्या पोलिंग डे पे वो अपने रद्द-ए-अमल का, अपने एहतजाज का इजहार करेंगे या नहीं? अगर तो करेंगे तो फिर बाकी जमातों के लिए खासा मुश्किल हो जाएगा। तो इस खामोश खतरे को देखते हुए सारी प्लानिंग की जा रही है। ओके, ठीक हो गया खामोश खतरे के हवाले से आपने क्या। अच्छा हमारे साथ दूसरी जानिब एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी कराची से कौमी असेंबली के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए हैं। 22 में से 18 नशिस्तों पर उन्होंने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इस ऐलान को और उनके जो कैंडिडेट वो मैदान में उतारे उस हवाले से आप बताइएगा। जी एमक्यूएम का ये इलेक्शन इसलिए दिलचस्प होगा कि 2018 में पीएसपी मौजूद थी, पाक सरजमीन पार्टी, जो कि एमक्यूएम से ही निकली हुई एक जमात थी। अब उनका एमक्यूएम से इत्तेहाद हो चुका है और वो सब लोग एक ही जमात में हैं। तो इसलिए उन सारे लोगों का एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है, पीएसपी के लोगों का और एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों का, और उनको इसमें एडजस्ट किया गया है। तो इसलिए एमक्यूएम को भी इस दफा टिकट एलोकेशन में खासी मुश्किल हुई है, क्योंकि जब दो ग्रुप मिल जाएं और एक जमात में आ जाएं तो फिर वहां पर ज्यादा बहस मुबाहिसा होता है, ज्यादा अंदरूनी लड़ाई होती है। और उसके बाद ही एमक्यूएम ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। तो अभी तक की जो इतलात है उनमें यह है कि एमक्यूएम इन कैंडिडेट्स के ऊपर कंसेंसस रखती है और इसलिए उन्होंने इसके ऊपर खासी ताखीर की और अब ऐसे लगता है कि वो पीपल्स पार्टी को एक अच्छा मुकाबला देंगे कराची में। अच्छा, ये कराची फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पे बात करना, चूंकि पिछली दफा भी कराची की जो सीट्स थी दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने में। लेकिन मैंने खुद चूंकि जाती तौर पे भी देखा और तज्जियों में भी हम पढ़ते हैं, और कराची जो कि हमें नजर भी आता है, कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी हुकूमत के दौरान लेके नहीं आ पाई। जिस चेंज की उन्होंने बात की थी लोग मायूस भी नजर आए। फिर पीडीएम की गवर्नमेंट ने कुछ उनको तकवीयत जरूर दी कि वो दोबारा से अवाम में जाने के काबिल हुए, लेकिन कराची में कुछ सिग्निफिकेंट नहीं हुआ। एमकेएम को भी कराची आजमा चुका, पीपल्स पार्टी तो कई साल से है वहां पे। तो कराची के वोटर के माइंड में आपके ख्याल में क्या है इस वक्त, या क्या प्रायोरिटी होगी जिसकी बेस पे वुड ही वोट फॉर अ चेंज, आई मीन फॉर अ पार्टी लाइक पीएमएलएन, आपको लगता है? जी मुझे इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो नजर आता है जिस पे आपने निशानदही की, वो ये है कि लोकल गवर्नमेंट के अंदर जमाते इस्लामी को कराची के वोटर्स ने एक बड़ा चंक दिया, एक बड़ा हिस्सा दिया और वो इस पोजीशन में आ गए कि वो मेयरशिप की तरफ जा सकें। लेकिन फिर अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ के कुछ मुनहरिफ अराकीन को मिलाकर तो इस सारे मैदान में मनूवरिंग कर ली। तो इसलिए वो जो एक थर्ड फैक्टर की आप बात कर रहे हैं वो शायद मुस्लिम लीग नून तो ना हो, लेकिन जमाते इस्लामी ने लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन है उनके अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था और उसकी बेसिस पर ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है इन इलेक्शंस के अंदर भी वो एक अच्छे नंबर ऑफ वोट्स लेके सामने आए, क्योंकि आपने जिस तरह बात की कि मुस्लिम लीग नून ने उस तरह से सिंध पे तवज्जो नहीं दी, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को लोग आजमा चुके हैं। 2018 में तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया। तो हमारे पास रिसेंट एग्जांपल जो है
वो जमात इस्लामी की है कि जिसको आवाम ने अपनी तरफ से एक एतमाद का मौका दिया है। तो हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून की बजाय वहां पर जमात इस्लामी के वोट बेहतर हों। ठीक है, अब बिल्कुल आखिर में 2013 के इंतखाबात में ऐसा लगता था कि अवाम अब ये जो मजहबी जमातों की सियासत है इसकी जानिब शायद नहीं जाएंगे, जो फंडामेंटलिस्ट काइंड ऑफ दाएं बाजू की जमातें हैं। लेकिन 2018 के इंतखाबात में भी हमने देखा पार्टीज लाइक तहरीके लब्बैक बहुत बड़ा वोट बैंक उनका रहा। मुझे खुद इत्तेफाक हुआ 6-7 कराची के हलकों में मुख्तलिफ जगहों को कवर करने का, तो बहुत मेजर और बहुत सी ऐसी जगह थी जहां पे उनके उम्मीदवार तीसरे नंबर पे भी आए 2 पार्टीज के बाद। तो ये जो मजहबी वोट बैंक है ओबियसली पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, लोग बहुत फॉलो करते हैं। इन जमातों की तरफ क्या रुझान आप देखते हैं? खासतौर पर पंजाब में मैं तहरीके लब्बैक की एग्जाम्पल दे सकता हूँ, एंड KPK में हम दीगर जमातें जैसे JUI है या जमात इस्लामी का आपने खुद भी जिक्र किया। जी, JUI तो मेरा ख्याल है मजहबी जमात के साथ साथ इलाकाई जमात भी है और उनका बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपना एक वोट बैंक मौजूद है। जहां तक मामला है तहरीके लब्बैक का, तो 2018 के मामलात में अगर हम नजर डालें तो ऐसे लगता है कि पंजाब के अंदर चूंकि पीपल्स पार्टी तकरीबन वाइप आउट हो चुकी थी, तो इसलिए पंजाब में जिस तरह कई हलकों में तहरीके लब्बैक तीसरे नंबर पर थी। इसी तरह कराची की आपने बात की, तो कराची के अंदर भी उस वक्त पीपल्स पार्टी ने उस तरह से कम बैक नहीं किया था। 2018 के बाद से पीपल्स पार्टी ने कराची पे खासी तवज्जो दी है। उन्होंने वहां पे कई इलेक्शंस जीते हैं, बाई इलेक्शंस के अंदर अपने तरक्याती प्रोग्राम का ऐलान किया उन्होंने। तो इसलिए मुझे लगता है कि कराची से ज्यादा पंजाब के अंदर तहरीके लब्बैक के पास अभी भी गुंजाइश मौजूद है और वो कराची से ज्यादा पंजाब के अंदर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तहरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के बाद तीसरे नंबर की जमात पीपल्स पार्टी नहीं थी। सो इसलिए पीपल्स पार्टी और तहरीक लब्बैक के अंदर तीसरे नंबर की जमात बनने के लिए पंजाब में मुकाबला होगा। ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच माजिद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और इस आम मौजू पे बात की। देखना यह है कि अवाम क्या सोच रहे हैं। बहरहाल इलेक्शन की एक शक्ल सामने आ रही है, लेकिन एज अमला सेड कि वो गहमा गहमी नहीं है। उम्मीद करते हैं बन जाए, अल्लाह करे, और हमें भी बात करने में जरा इंटरेस्ट हमारा भी मजीद डेवलप